नमस्कार। आज हम संविधान की एक बहुत दिलचस्प पंक्ति पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। पर असल में ये एक बीज जैसी है, मतलब जिससे भारत में मौलिक अधिकारों का एक पूरा विशाल पेड़ उग गया है। हाँ, ये सही उपमा है। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21 की, जो कहता है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। बस इतनी सी बात। और देखिए ये यात्रा कितनी असाधारण रही है। कैसे हमारी न्यायपालिका ने इन्हीं चंद शब्दों में जिंदगी के इतने सारे मतलब, इतने रंग भर दिए हैं। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी यात्रा को दिखाती है, खासकर जो महत्वपूर्ण अदालती फैसले हुए हैं उनके जरिए। हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि कैसे ये एक अकेला अनुच्छेद सिर्फ जिंदा रहने की गारंटी से बहुत आगे बढ़ गया, आगे बढ़कर एक सम्मान, एक इज्जत और आज़ादी के साथ जीने का अधिकार बन गया। हाँ, ये कहानी है कि कैसे अदालतों ने, कह सकते हैं, इस बीज को सींचा और इसे अधिकारों के एक मजबूत पेड़ में बदला। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कानून की किताबों में बदलाव की बात नहीं थी। नहीं, इन व्याख्याओं ने, इन इंटरप्रिटेशंस ने सीधे सीधे आम इंसान की जिंदगी को छुआ है। हाँ, उसके मुश्किलों को, उसकी उम्मीदों को। सही। हमारा मकसद आज इसी न्यायिक सोच के विकास को, इसके सफर को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बीज से ही। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। शुरुआत में इसका मतलब तो काफी सीमित समझा जाता था, है ना? हाँ बिल्कुल। शुरुआती दौर में बस इतना था कि भाई शारीरिक आजादी है और सरकार मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती। और वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब था तब? उसका मतलब ज्यादातर ये लगाया जाता था कि अगर संसद ने, कोई विधानसभा ने कोई कानून बना दिया है और उस कानून के तहत किसी की स्वतंत्रता ली जा रही है, तो वो ठीक है, संवैधानिक है। अच्छा। कानून अपने आप में कैसा है, उचित है, अनुचित है, इस पे ज्यादा सवाल नहीं उठते थे शुरू में। लेकिन फिर इस सोच में बदलाव के कुछ संकेत मिलने शुरू हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे स्रोत में 1967 के केस का जिक्र है, सदानंद सिंह साहिनी बनाम डॉक्टर रामरतन सत्यपाल अधिकारी। इसमें विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। ये क्या पहली आहट थी? कह सकते हैं, इसे एक तरह से पहली आहट कह सकते हैं। कोर्ट ने माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जेल में बंद होना या न होना नहीं है। अच्छा। इसमें देश से बाहर जाने की आजादी भी शामिल है। तो ये एक इशारा था कि शायद अनुच्छेद 21 का दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हम समझ रहे थे। और फिर आया वो केस जिसने सब कुछ बदल दिया, 1978 का मेनका गांधी। हाँ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। स्रोत इसे अनुच्छेद 21 की व्याख्या में मील का पत्थर कहते हैं, एक टर्निंग पॉइंट। ऐसा क्यों? क्या था इसमें खास? देखिए क्या है ना, ये मेनका गांधी वाला मामला सिर्फ पासपोर्ट जब्त करने का नहीं था। अच्छा। ये वो पल था जब अनुच्छेद 21 को उसकी असल आत्मा मिली। वो है मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी। मानवीय गरिमा? हाँ। और अदालत ने दो बहुत बहुत बड़ी बातें कही। पहली कि वो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, वो सिर्फ नाम के लिए प्रक्रिया नहीं हो सकती। उसे निष्पक्ष होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए और तर्कसंगत होना चाहिए। मतलब फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। मतलब अगर कोई कानून किसी की आजादी छीनता है तो वो कानून खुद मनमाना या बेतुका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप कानून की आड़ में अन्याय नहीं कर सकते, ये कहा कोर्ट ने। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अदालत अब सिर्फ ये नहीं देखेगी कि कानून बना है या नहीं, हाँ, बल्कि ये भी परखेगी कि वो कानून सही है या गलत, उचित है या नहीं। बिल्कुल। इसने अदालत को कानून की गुणवत्ता, उसकी नैतिकता परखने की एक बड़ी शक्ति दी। और दूसरी इससे भी ज्यादा जरूरी बात जो कोर्ट ने कही, वो क्या थी? वो ये थी कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना या जानवरों की तरह जीना नहीं है। इसका मतलब है मानवीय गरिमा के साथ जीना, डिग्निटी के साथ। और बस इस एक विचार ने अनुच्छेद 21 के दरवाजे खोल दिए। अच्छा। जिसके बाद अधिकारों की एक पूरी श्रृंखला, एक पूरी चेन इससे जुड़ती चली गई। ये वो पॉइंट था जहां से वो बीज असल में पेड़ बनना शुरू हुआ। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसने व्यावहारिक रूप से कैसे असर डाला? कौन से नए अधिकार निकले इससे? इसका असर तो फौरन दिखने लगा, जैसे न्याय तक पहुंच के मामले में, एक्सेस टू जस्टिस। हाँ।
1979 का वो हुसैन आरा खातून वाला मामला याद कीजिए, बिहार का। हाँ, सुना है। उसमें विचाराधीन कैदियों की बात थी शायद। हजारों विचाराधीन कैदी, उनकी दर्दनाक कहानी की, जो सालों से, मतलब सालों से बिना सुनवाई के जेलों में बंद थे। सोचिए, हजारों लोग बिना सुनवाई के जेल में। ये तो भयानक है। हाँ। और इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई मतलब स्पीडी ट्रायल का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न हिस्सा है। अच्छा, स्पीडी ट्रायल। हाँ, क्योंकि न्याय में देरी करना भी तो अन्याय है और ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है। तो ये सीधे सीधे मेनका गांधी वाले फैसले से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, वो जो न्यायपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत था ना, ये उसका सीधा नतीजा था। और न्याय की ये लड़ाई सिर्फ सुनवाई की तेजी तक ही नहीं रुकी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1981 में एक और मामला आया, फ्रांसिस्को कोराली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली। इसमें क्या था? इसमें बात हुई निःशुल्क कानूनी सहायता की, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड। हाँ, अदालत ने माना कि भाई अगर कोई गरीब व्यक्ति वकील नहीं रख सकता तो क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? ये कैसे न्यायपूर्ण प्रक्रिया हुई? सही बात है। तो कोर्ट ने कहा कि जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता देना राज्य की जिम्मेदारी है, ताकि पैसे की कमी किसी को न्याय पाने से रोक ना दे। फिर से देखिए कैसे वो मानवीय गरिमा और निष्पक्ष प्रक्रिया वाले सिद्धांत जमीनी हकीकत बदल रहे थे। तो हमने देखा विदेश यात्रा का अधिकार, फिर गरिमा और निष्पक्ष प्रक्रिया आई, जिससे जुड़े त्वरित सुनवाई और कानूनी सहायता के अधिकार। हाँ, लेकिन ये पेड़ और फैला। गरिमा का जो विचार है वो लोगों की बुनियादी जरूरतों तक कैसे पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा। ये मानवीय गरिमा का विचार सिर्फ प्रोसीजरल फेयरनेस, मतलब प्रक्रिया की निष्पक्षता तक ही नहीं रुका। अच्छा। अदालत ने इसे लोगों की बुनियादी जरूरतों और शोषण से जोड़ा। 1983 का वो केस, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, जिसे एशियाड वर्कर्स केस भी कहते हैं। हाँ वही, वो एक बहुत अहम पड़ाव था। इसमें बंधुआ मजदूरी और मजदूरों के शोषण को सीधे सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया। क्यों? क्योंकि ये मानवीय गरिमा पर सीधी चोट थी। हाँ। आप किसी इंसान से अमानवीय बर्ताव नहीं कर सकते, उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ये जीने के अधिकार के खिलाफ है। और फिर 1985 का वो ओल्गा टेलिस वाला मामला बनाम बंबई नगर निगम, इसने तो आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ दिया। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। हाँ, मतलब आजीविका और जीवन का अधिकार, ये कैसे जुड़ा? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो शहरों में पटरियों पर या झुग्गियों में रहकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अदालत ने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछा, क्या बिना आजीविका के साधनों के जीवन का कोई मतलब है? नहीं। अगर आप किसी से उसकी कमाई का जरिया ही छीन ले, तो क्या ये उसके जीने के अधिकार पर हमला नहीं है? कोर्ट ने माना कि हाँ, ये है। अच्छा। इसलिए आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, वो भी अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो मतलब कोर्ट ने ये समझा कि जीने का हक सिर्फ सांस लेने तक नहीं है, बल्कि उसके लिए जो जरूरी साधन है, जैसे काम या रोजगार, हाँ, वो भी उसमें शामिल है। ये फैसला तो आज भी बहुत रेलेवेंट है, जब शहरों में अतिक्रमण हटाने की बात होती है या झुग्गियां हटाने की। बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि विकास के नाम पर आप किसी को उसकी रोजी रोटी से यूं ही बेदखल नहीं कर सकते। एक प्रक्रिया होनी चाहिए, विकल्प होना चाहिए। ये दिखाता है कि अदालत जीवन की जो वास्तविक सच्चाइयां हैं, उनको संवैधानिक संरक्षण दे रही थी। सही कहा। जीवन के अधिकार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शरीर और स्वास्थ्य की सुरक्षा। हाँ, बिल्कुल। इस पर भी अदालत ने ध्यान दिया। हमारे स्रोत में 1989 के परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले का जिक्र है। हाँ, परमानंद कटारा। ये शायद इमरजेंसी मेडिकल एड से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें अदालत ने एक बहुत ही मानवीय और सच पूछिए तो जीवन रक्षक फैसला दिया। क्या कहा कोर्ट ने? कहा गया कि हर घायल नागरिक को, चाहे वो निर्दोष हो या अपराधी, कोई भी हो, उसे फौरन मेडिकल मदद पाने का अधिकार है। फौरन? हाँ, फौरन। कोई भी डॉक्टर या अस्पताल कानूनी औपचारिकताओं के नाम पर इलाज में देरी नहीं कर सकता। जान बचाना पहली प्राथमिकता है। ये अनुच्छेद 21 की सीधी, सरल और शायद सबसे जरूरी व्याख्याओं में से एक है, जीवन बचाने का अधिकार। ये तो वाकई जिंदगियां बचाने वाला फैसला है। अच्छा, अब थोड़ा आधुनिक दौर में आते हैं, जहां तकनीक है, डेटा है। हाँ, डिजिटल युग। 2017 का वो ऐतिहासिक केस, के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, जिसने निजता, प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बना दिया। ओ, ये तो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक गिना जाता है। 9 जजों की बेंच बैठी थी। हाँ।
और सबने एक मत से कहा कि निजता का अधिकार, राइट टू